उसी के निर्णायक ने मुझे बाद में कहा कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ बाद में कि ये इसके लिए आप डिज़र्व करते थे, लेकिन अब उस लेखक ने कहा कि रामदेव सिंह के पास तो अभी उम्र है, सो मेरी उम्र तो निकल जाएगी, मतलब उसमें एज बार था ना कुछ। अच्छा, हाँ 40 या 50 तो कुछ था ऐसा, जो 50 संभवतः था कि क्या। अच्छा, तो उसके बाद लेकिन जो जैसे आप बहुत नज़दीक रहे काशीनाथ सिंह के, और आज भी आप उनका इतना सम्मान करते हैं, और वो कई पुरस्कारों के कर्ता धर्ता एक तरह से रहे, उनके निर्णायक रहे, उनकी निगाह क्यों नहीं गई आपके लेखन पर इस तरीके से आपके? अब ये तो खैर उनसे पूछा जाना चाहिए। नहीं, लेकिन उनको रिग्रेट भी नहीं होता? ऐसे तमाम सारे लोग, मैं केवल कहना ये चाहता हूँ, इससे ये महत्व नहीं है उस तरीके का। ये महत्व यह है कि आप हमको मिलने पर बहुत प्रेम से मिलते हैं, हमको भी लगता है कि हम भी कुछ हैं, लेकिन जैसे ही एक माने एक प्रभामंडल होता है जहाँ जाना हमारा ज़रूरी, इसलिए कि हम भी लिख रहे हैं, हम भी इस समय रच रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उस जगह पर आप हमको आने ही नहीं देना चाहते। आपकी प्राथमिकता में कोई और होता है और आप उसको तरजीह देते हैं, हमको पीछे ढकेल देते हैं। तो ये जो बहिष्कार है, असल में उस बहिष्कार की बात कर रहा हूँ, ये बार बार होता है। हाँ, ये तो होता है। क्या उसका कोई मलाल आपके मन में नहीं है? नहीं, मेरे मन में सच पूछिए तो कोई मलाल नहीं है। मुझे ये लगता है कि मुझे अभी लिखना है, क्योंकि एक बार बहुत पहले एक राष्ट्रीय सहारा में किसी ने इंटरव्यू लिया था मुझसे, वंदना सिंह ने, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं तो अभी लिख रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लिखना है अब तक लिख नहीं पाया हूँ, और मैं भारत के इस महान मध्यम वर्ग पर लिखना चाहता हूँ, जिसे ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहा जाता है, जिसे दूसरे रूप में पवन वर्मा ने किताब जो लिखी, लेकिन उसको मैं साहित्य में धीरे धीरे अपनी नोट्स वगैरह ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा था, वो चीज़ मतलब फाइनली उस पर मेहनत नहीं कर पाए। तो मुझे अभी भी इस उम्र में आकर भी मुझे पता नहीं क्यों, ये हो सकता है मेरी खुशफहमी हो, गलतफहमी हो, मुझे लगता है मुझे अभी लिखना है, मैं लिख लूँगा। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जैसे अभी मैं देखता हूँ कि आँख खोला नहीं किसी युवा ने, और वो फड़फड़ाता हुआ दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे और जहाँ भी केंद्र है, बनारस, उन सब जगहों पर जाता है, और वो ऐसा बने सम्मान उसको दिया जाता है, ऐसे उसका स्वागत किया जाता है कि बड़ा कमाल का, जैसे कि साहित्य में अगर यह ना आया होता तो बहुत कुछ नहीं होता। सुधीश पचौरी ने एक बार मजाक उड़ाते हुए इसका, पहले जब ब्लर्ब लिखा जाता था किसी साहित्यिक कृति का, तो उसमें लिखा जाता था कि फलाने उन हिंदी के उन कुछ कवियों में हैं, तो सुधीश पचौरी ने उन कुछ वाद का मजाक उड़ाया था कि सब लोगों के लिए उन कुछ है, और उन कुछ ऐसा है कि बस वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये आपको कैसा लगता है जब इस तब देखते हैं? इस बात को मैं अभी से नहीं देख रहा हूँ, मैं 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले से भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग मतलब एक अभियान में निकल पड़ते हैं। मैं फिर नाम नहीं लूँगा अपने एक मित्र का, लेकिन उनकी कहानी हंस में बहुत चर्चित हुई, और वे हर शहर में जाकर उन्होंने लोगों से मिलकर कहा कि इस पर लिखिए हंस को। संयोग से मतलब मुझे भी आकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, नाम तो समझ रहा हूँ, तो पर्दा इतना तो खुला ही हुआ है। तो मैं उनका मुंह ताकता रह गया कि क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए, आपकी जब कहानी जब सारिका में छपी थी तो मेरा आपसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन मैंने सारिका में उस पर पत्र लिखा था कि बहुत बेहतरीन कहानी थी, और ये इस कहानी को तो मैं समझ रहा हूँ कि ये किस तरह से लिखी गई है। उसकी कुछ पटकथा मुझे मालूम थी, मतलब उसके लेखन प्रविधि में जिन लोगों का योगदान था ये भी मुझे मालूम था। तो मैंने कहा कि इस तरह जबरन आप किसी से, लेकिन वो वही अभियान चलाए
और उसमें आपको मालूम ही है कि हंस में कितने महीने तक वो चर्चा होती रही उसकी। तो ये तब भी था कि लोग पाठकों पर नहीं छोड़ रहे हैं। आज तो और स्थिति खराब हो गई है जब से फेसबुक सोशल मीडिया आया है। अब तो हर तीसरे दिन ऐसे ऐसे लेखक हैं जिनको कहीं ना कहीं से एक सर्टिफिकेट निर्गत होता है। अब वो भी वर्चुअल है कि क्या है कैसा है, लेकिन बड़े साज सज्जा के साथ वो प्ले करते हैं, जिनकी एक भी कविता एक भी कहानी कोई नहीं पढ़ता है। उनके पास किताबों की बड़ी एक अच्छा मतलब नंबर्स के ख्याल से कई किताबें छप जाती है। मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 10-15 टाइटल्स आ चुकी हैं, लेकिन आप उनकी कहानी लेखक पाठक नहीं, सिर्फ जो पाठक हैं उनकी बात करिए, उनमें डाल दीजिए, तब देख लीजिए कि कितने लोग उसको स्वीकार करते हैं या उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जब वो अकेले में सोचते होंगे कि उन्होंने क्या लिखा है तो कुछ उनको होता होगा? ऐसा लगता, क्या लगता होगा उनको? क्या प्रेरित करता होगा कि हर साल एक किताब आ रही है? वो और ऐसे एक लोग नहीं बल्कि दर्जनों साहित्य में जैसे राजनीति में जयप्रकाश जी जब इंदिरा जी के खिलाफ वो मूवमेंट चला था, तो हमको याद है पटना के गांधी मैदान में वो भाषण हो रहा था, और तत्कालीन जो बिहार सरकार थी तो उसके खिलाफ तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा ये है वो है, निरंकुश सत्ता है फलाना। तो उन्होंने कहा कि, और जयप्रकाश जी ने उस पर धीरे से कहा कि और थेथर भी। क्या बात। तो साहित्य में बहुत लोग थेथर ही करते हैं कि आप मुझे तो वैसे सुख मिलता है, आपसे सच बताऊं कि मैं जिस रेल के सिस्टम में, अभी मेरी दूसरी किताब तो रेल को कहीं ना कहीं उधेड़ती है, आप देख रहे हैं। और जब मुझे रेलवे बोर्ड के एक बड़े अधिकारी का फ़ोन आया एक दिन, उन्होंने अमेज़न से किताब मंगाई और उन्होंने कहा कि रामदीप जी, आपसे तो मेरी कोई मुलाकात नहीं है अब तक। मैंने एक दो कहानियाँ आपकी पढ़ी थी किसी पत्रिका में कभी, और लंबे समय के बाद ये किताब देखा तो मैंने मंगवाया, मैं पढ़ रहा हूँ और बीच से ही आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मैं आधी किताब पहुँचा हूँ और मुझे रहा नहीं गया तो मैंने फ़ोन किया है। आपकी पहली किताब जो काले कोट का दिन है वो कैसे, सफ़ेद दिन है, कैसे मिलेगी? हम कहे सर वो तो आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन रेलवे की सभी लाइब्रेरी में मौजूद है वो, क्योंकि चूँकि प्रेमचंद पुरस्कार मिला था तो उसमें है कि 600 प्रतियाँ वो खरीदते हैं और पूरे देश भर की लाइब्रेरी में देते हैं। बाद में खैर मैंने वहीं से उनको उपलब्ध करवाया, वो जो हमारे अधिकारी थे यहाँ, तो उन्होंने, दिनेश चंद्रा जी ने निकाल के दिया, फिर खैर उन्होंने वापस भी कर दिया। तो इस तरह के एक नहीं कई लोगों का, जब कहा ना कि रेल के अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि वो अफसर ही होते हैं, संवेदनशील नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों अधिकारियों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है, जबकि इस सिस्टम के खिलाफ मैंने लिखा तो है। यानी कहा जा सकता है कि बाहर भले आप लतमरुआ हो लेकिन घर में दुलरुआ है। दुलरुआ, हाँ बिल्कुल दुलरुआ रहे हैं। ये एक अच्छा, मुझे बताइए आप कि ये जो पूरा नैतिक पतन है, मैं इसको नैतिक पतन मानता हूँ कि अंदर से कोई प्रेरणा न हो और इस तरह की चीज़ों को स्थापित किया जाए, कविताओं को स्थापित किया जाए, लेकिन इधर बीच बरसों हो गए जब वाकई किसी कविता को, किसी कहानी को ऐसे पढ़ा गया हो और कहा गया हो कि वाकई इस दौर की एक कहानी है। आपको कुछ मिला क्या? इधर अभी अचानक तो याद नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ तो होगा जिसको
पढ़ने की उत्कंठा होगी? ऐसा क्यों है कि मैंने पठनीयता हम लोगों के भीतर से भी मर गई, जो बहुत बेहया पाठक हुआ करते थे, जो हर चीज़ को चाहते थे कि पढ़ो एक बार देखो क्या है, वह भी अब लगभग पढ़ने से विरक्त हो रहे हैं। क्या उसके पीछे यही जो तरह तरह की दुरभिसंधियाँ, तरह तरह की असल में मुझे लगता है कि आज भी मेरा मानना है कि संवेदना कहानी का सबसे बहुत मजबूत जरूरी पक्ष है, हाँ, तत्व है। और अभी शिल्प का जो जिस तरह से उलझाव, मतलब लोग चमत्कार पैदा कर रहे हैं, उसको आम पाठक नहीं स्वीकार करता है आज भी। उसको ऐसी कहानी चाहिए। अब मैंने कहा कि आज भी अगर रेणु क्यों आज भी पढ़े जा रहे हैं, क्यों इतने प्रेमचंद पढ़े जा रहे हैं, और कई बार अब स्थान विशेष की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ रेणु को कहीं ज़्यादा स्वीकृति है, प्रेमचंद से ज़्यादा स्वीकृति है। वो इसलिए कि उनकी जो उनका जो दैनिक कार्य व्यवहार है आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। थोड़ा सा बदलाव तो हुआ ही है, लेकिन जो वोकैबुलरी है, जो मिजाज है लोगों के संबंधों के बीच का, वो बार बार पढ़ते हैं उन कहानियों को, वहीं जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से चमत्कृत करने के लिए लोग लिख रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं है। लोग खरीद रहे हैं। मैंने पूछा, ऐसे मैंने देखा है कि कुछ जो नई हिंदी के नाम पर जो कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ किताबें, सब उपन्यास वगैरह, मैंने बुक सेल्फ में देखा है लोगों के, इसलिए कि वो प्रचार की वजह से लोगों ने खरीदा है। मैंने पूछा कि कैसी लगी ये किताब, तो उन्होंने मुझे उठा के मुझे दे दिया कि आप पढ़ के बताइएगा। तो वो स्वीकार्यता नहीं, वो जैसे प्रेम वाजपेयी का थोड़ा सा परिवर्धित संस्करण लगता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि साहित्य को लेकर हमेशा एक माना जाता है कि उसका एक सामाजिक उसकी प्रतिबद्धता होती है, उसका एक कर्तव्य होता है कि वो अपने समय के सोए हुए दिमागों को सक्रिय करे। तो ऐसा ही अगर लेखन है तो कैसे साहित्य अपनी भूमिका निभाएगा? हाँ, ये तो मुश्किल दौर है, खास करके इस साहित्य। हर आदमी असल में, हमारे लेखक भी, मतलब ज़्यादातर तो प्रचार प्रेमी बहुत हो गए हैं, आत्ममुग्ध हैं। कुछ पाठकों, वो जो लेखक पाठक हैं, जो उनका एक अपना समीकरण बना हुआ है। अब आप किसी लेखक से मिलिए, इस दौर के ज़्यादातर लेखकों से मिलिए, अगर आपकी भी कोई कहानी छपी हो और आप बधाई दे दीजिए उनको कि अरे बहुत अच्छी कहानी छपी, तो वो फिर अपना बताने लगेंगे, बोलने लगेंगे। उन्हें यह भी नहीं पता है कि आपकी भी कहानी उसमें छपी है, आपका भी कोई लेख छपा है। वो सिर्फ अपना निकाल कर पढ़ते हैं। बाप रे! हाँ, ऐसा मैंने देखा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे एक भारत क्या पूरी दुनिया ही समस्याओं की खान है। वर्गों का जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक वो रहेगा। लेकिन यहाँ जैसे मुझे लगता है कि ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर लेखकों ने, खास तौर से जो मुख्य धारा के लेखक हैं उसमें सवर्णों की ही संख्या ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या है, राजपूतों की संख्या है, कायस्थों की संख्या है। उन्होंने दूसरे लोगों को लंबे समय तक बहिष्कृत किया। हो सकता है वो आपको भी करते हों। दलितों को बिल्कुल ही किया। जब दलितों ने उनकी ईश्वरीय सत्ता को नकारा तो फिर जो है उन्होंने कहा कि इनको स्वीकारना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर इन्होंने कोई प्रहार किया, कोई समझदारी डेवलप की? ऐसा लगता है ऐसा उस तरह से नहीं किया है अभी तक किसी भी लेखक को लेकर आपके। और अगर कुछ ने किया भी है तो वो प्रभाव नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। मैंने भीतर से जातिवादी हैं और बाहर से बिल्कुल। आप पूरे हिंदी कथाकार या कहानीकारों की पूरी फहरिस्त निकाल लीजिए और आप भले लोगों की टाइटल न लगी हो उसमें, लेकिन आप समीकरण के स्तर पर उन्हें ही साथ देखेंगे आप।
ये बात ये लेखकों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए तो वो चाहते भी नहीं रामदेव सिंह जैसे, या रामदेव सिंह भी लिखते हैं, आप रामजी यादव लिखते हैं, हम लोग तो घोषित तौर से टाइटल लिखते हैं। हाँ, हम लोग कहते हैं अपना पूंछ लेके हम लोग पूंछ लेके चलते हैं। लेकिन जो लोग टाइटल नहीं लिखते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो देखिए वो सारी गुंजाइश रखते हैं अपनी, इधर भी उधर भी। और ऐसे तो बहुत सारे, नामवर जी को बहुत भ्रम रहा बहुत लेखकों के बारे में कि भले वो सवर्ण है लेकिन उनके बारे में भ्रम रहा कि ये दलित है। और ऐसा क्या? हाँ, ऐसा भी हुआ है। नहीं, नामवर जी तो खुद ही जातिवादी व्यक्ति रहे हैं पूरे चरित्र में और पूरे कार्य व्यवहार में। नहीं, और होता है ना कि कुछ तो लोग रखते हैं ना, कुछ गुंजाइश तो रखते हैं अपना, तो ऐसे कुछ लोगों को प्रमोट किया है। काशीनाथ जी का क्या रवैया रहा है जातिवाद और उसको लेकर? काशीनाथ जी से मेरे संबंध उस स्तर पर तो नहीं रहा मेरा। आपने कहा, मैं आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, ये सच है। लेकिन कहीं वो इस तरह से खुलते तो मैंने देखा नहीं है वैसे उनको, उनसे जुड़े हुए इस मामले में। लेकिन उनका जो चेलों का पूरा वो है, हाँ, मैंने चेलों का जो नाम लिया जाएगा उसमें एकाध जो है बहिष्कृत जातियों के होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो उनके नहीं। तो मैंने आप इन टोटल कहा कि अगर बहुत ईमानदारी से आपको कहूँ, मैंने पहले कह दिया कि जो पूरा आप जब समूह मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि सभी उसी विचार के हों उसमें। अगर ऐसा होता तब तो सब कुछ चलता नहीं। नहीं, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये सब लोग मिलकर जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बचाए रखना इसलिए चाहते हैं कि इसमें ही इनकी सत्ता है। ऐसा लगता है आपको? ये उस पर हमला नहीं करते, उसको तोड़ते नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा तो इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, ये ऐसा संभव है। तो लेकिन इसके खिलाफ हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, तो उसके बाद इसके अलावा मैं और भी थोड़ी दूसरी बात भी करूंगा कि ये सिर्फ आरोप ये सिर्फ सवर्णों पर नहीं लगा सकते हैं। उस ख्याल से तब तो पिछड़ों में भी, दलितों में भी कुछ समूह तो हर जगह बने हैं। नहीं, बात ये हो रही कि पिछड़ों के पास बहुत सत्ता नहीं रही साहित्य की। हाँ, साहित्य एक ले देकर एक राजेंद्र यादव थे जिनके पास एक पत्रिका थी, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जगह दी, लेकिन पुरस्कारों की राजनीति करते हैं राजेंद्र यादव, ऐसा बहुत कम हुआ। एक आध बार जरूर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका पाप जो है उनको एहसास हो गया मरते मरते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पिछड़ों के पास कोई सत्ता नहीं थी। दलितों के पास भी अगर उनको बाहर से थोड़ा सपोर्ट ना हो, फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर से अगर उनको पैसा उनके संस्थानों को नहीं मिला हो, उनको थोड़ा आगे आने का, और मैंने उनमें यूनिटी न बनी हो, तो मुझे लगता है उनकी भी कोई सत्ता नहीं है फिलहाल। लेकिन सवर्णों के पास तो सब कुछ है, यूनिवर्सिटी में वही काबिज हैं और संस्थानों में वही हैं, तो बात उनकी हो ना। मैंने आप ऐसे बचेंगे कैसे? नहीं, जो एक चरित्र की बात मैं कह रहा हूँ कि ये वहाँ से चलकर और नीचे भी आया, मतलब दूसरे जगहों में। जाहिर की बात है, जब पानी गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा ना। अब मैं एक और बता दूं अपना अनुभव। मुझे एक और पुरस्कार, मतलब वो भी रेलवे से ही जुड़ा हुआ था। केंद्रीय नहीं होता है कि हिंदी निदेशालय जैसी कुछ चीज़ होती है। तो उसने उस बार मुझे कहा कि मतलब आपका, तो हमने भी सहज स्वीकृति दे दी कि ठीक है, चूँकि वो रेलवे के लोग थे, जुड़े हुए थे, इसीलिए। तो एक दिन बैठे बैठे जब वो कार्यक्रम भी हो गया, तो उसी दरमियान मतलब उसकी बातचीत से ये एहसास हुआ मुझे कि ये व्यक्ति अब तक मुझे पिछड़े वर्ग का ही मान रहा था। अच्छा।
और इसलिए उसने मुझे चुना। कहा कि ये भी एक एडवर्स है, हाँ, एक दूसरा पक्ष है, ये एक दूसरा पक्ष है। तो उसने कहा कि उस समय एक हमारे रेल अधिकारी पिछड़ी जाति से थे, तो बातचीत करते करते जब उसके मुंह से निकला तो हमने कहा कि आप मुझे मतलब इस आधार पर आपने पुरस्कार के लिए चुना था आप ये देखिए कि सिंह जो है, हाँ, इतना तो धोखा सिंह देने चूंकि वाली जाति धोखा है देने वाला भ्रम और पैदा करता सिंह है। के कारण से ही उर्मिलेश मारे गए। नामवर सिंह ने उनके साथ खुलकर जो है उनकी फेलोशिप रुकवाई और अंत में जो है बेचारे वो जीवन भर इस कसक में रह गए कि उनकी पीएचडी हो जाती, वो कहीं यूनिवर्सिटी में चले जाते, पत्रकारिता करते रहे। सिंह के नाते आप भी और दूसरे तमाम सारे जो सिंह लगाने वाले लोग हैं वो भी इसी धोखे मतलब में रह मेरे जाते हैं। प्रति इसलिए वो भ्रम पैदा हुआ कि उसने देखा कि मेरे मित्रों में पिछड़े हों, दलित हों, मुसलमान हों, सबकी संख्या है बहुत ज़्यादा। अगड़ों की संख्या से ज़्यादा मेरे मतलब हालांकि ये बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसे, लेकिन उसने जो परसेप्शन लिया वहाँ कि देखा कि इनका तो सब लोग मतलब रेलवे में भी कि जो दलित हैं वो भी इनका बहुत मतलब सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, स्नेह करते हैं। तो उन्हें लगा कि ये भी हम ही लोगों के जमात के हैं। तो मुझे हंसी भी आई, क्षोभ भी हुआ तो ये चीज़ कहीं न कहीं फैली हुई हर जगह। सिर्फ सवर्णों को आप दोष नहीं दे सकते। देखिए एक चीज तो ठीक है, शुरुआत वहीं से वर्चस्व हुआ के स्तर पर तो आज भी उनको दोष दिया जा सकता है, उतारने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि वो सारी चीजों की जड़ में है। हाँ बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल ही माफ करने के लिए हाँ, तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो हमको माफ नहीं करते हैं। वो हमारी गर्दन बड़ी आसानी से बड़े प्रेम से काट देते हैं और मुस्कुराते हुए उधर बैठ जाते हैं। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे हत्यारे जो हैं वो माफ़ करने योग्य नहीं है। बहरहाल मैं अब थोड़ा ये आपका विश्व साहित्य में जो एक रुझान रहा है पढ़ने लिखने का, तो एक ज़माना था जब रूसी साहित्य हम लोगों के सिर चढ़ के बोलता था। बहुत सारे कुछ उन दिनों को याद कीजिए जब आप मैंने किताबें ले आती थी, तो कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी जो आज भी आपको मैंने प्रेरित करती हैं कि इस जैसा भी लिखा जाना चाहिए? देखिए, टॉल्स्टॉय, गोर्की को पहले पढ़ा मैंने, बाद में टॉल्स्टॉय को पढ़ा। साहित्य में या क्वाइट फ्लोज द डॉन, ये धीरे बहे कमाल की किताब है। परलेस बक को पढ़ा, धरती माता उनकी पढ़ी थी। वो तब हिंदी में मुझे उपलब्ध नहीं हुआ था और अंग्रेजी में तब बहुत अच्छी नहीं जानता था जिन दिनों इसे पढ़ा था। लेकिन वो आनंद आया अंग्रेजी में कि भाषा कोई वहाँ फ्लो थी उसमें, फ्लो जिस तरह से, तो कोई वो दीवार रही कौन सी वही धरती माता, हाँ धरती माता, जिसमें एक किसान सेम की बीज उसकी पत्नी कर लेती है, वो चाइना के दुर्भिक्ष पर है वो। इसके अलावा मार्क्स का, लेनिन का, मतलब जो भी साहित्य जो सस्ते में आता था और तब फुटपाथों पर आसानी से उपलब्ध होता था, या जो मैंने वो कभी कभी जो ये लगता था ना, कुछ पुस्तक मेला, ठीक तो नहीं, कुछ या पुस्तक मेला भी कह सकते हैं, छोटे छोटे पटना में, चूँकि ज़्यादा समय मेरा कॉलेज में पटना में ही बीता है, तो वो एक जो दौर था। मैंने अभी एक दिन अपना पुराना सामान बढ़ते हुए देखा कि मेरे पास वो कोट में लगाने वाला लेनिन का वो गोल्डन वाला बैज था, वो मैं शौक से लगाया करता था और वो सुरक्षित अभी भी मेरे पास है। और वो सारे पुराने साहित्य बाद में कुछ लोगों को दिया भी पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने लौटा दिया कहिए। अच्छा, अब वो परंपरा ही लुप्त हो गई। हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं मैंने ऐसा कोई होता होगा जिसमें रूसी साहित्य जो है दिखता भी नहीं है अब तो। और पुरानी किताबें जो प्रगति प्रकाशन मास्को और वो तो खैर तो आ भी नहीं रही, पीपुल्स पब्लिशिंग का वो ख़त्म हो गई। तो वो साहित्य का वो जो जद्दोजहद वाला दौर था, मज़े की बात यह है कि अगर हम लोगों के पास जाति विमर्श का कोई उस समय एजेंडा होता
और वो साहित्य जो रूसी साहित्य था प्रगतिशील, जिसमें निकोलाई आस्ट्रोवस्की से आस्ट्रोवस्की, और सोलोखोव और तमाम जो है चंगेज आइतमातोव और इस तरह के जो लोग हैं जिनका बड़ा जो है विशाल, तुर्गनेव हो चाहे तुर्गनेव को भी पिता पुत्र, तो बहुत फैशन के तौर पर पढ़ा गया और अपने देश की जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनसे मिलाकर नहीं पढ़ा गया, उनकी चीज़ों को देखा नहीं गया, नकारा गया। तो आज वो पठनीयता धीरे धीरे उसमें ख़त्म हो गई। लोगों की प्राथमिकताएं बदलना ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो अब कितने दिनों तक रूसी साहित्य पढ़ के लेखक बनेगा। मुझे तो लगता है अभी आज के लेखकों से पूछा जाए 5 उपन्यास का नाम तो हिंदी का भी शायद बता पाएंगे, शायद ही बता पाएंगे, तो पढ़े ही नहीं हैं। और ये लेकिन बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति तो इसको कैसे आप देखते हैं? कैसा भारत आपके जहन में है जो कि बचा रहेगा, और कैसा भारत बचाए रखना चाहिए? क्योंकि अभी भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो तमाम तरह के ज्ञान ठेल रहे हैं दिमागों में और बड़े सुनियोजित तरीके से ठेल रहे हैं। तो कैसा भारत आपके दिमाग में बचा हुआ है? अगर आप लेखक हैं या अच्छे अध्येता हैं, तो मुझे लगता है कि पहले तो परिवार से शुरुआत करनी चाहिए और परिवार के हर सदस्य को कम से कम प्रेरित करना चाहिए। जैसा कि मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कहानियाँ पढ़वाता हूँ। अपनी नहीं, अपनी तो पढ़ लेती हैं कभी कभी, लेकिन जो रचनाएं मुझे लगती है कि इसको ये रिसीव कर लेगी सीधे, वो ज़रूर मैं पढ़वाता हूँ। और ये मैंने महसूस किया है कि उसका उसे पढ़ने से धीरे धीरे ब्रेन वॉश हुआ है। क्योंकि परिवेश देखिए वो तो अनुकूलित करता ही है, हर इंसान को करता है कि जिस माहौल, अगर मैं सवर्ण हूँ, मेरे घर में स्वाभाविक है अगर बातें होती है दलितों के बारे में कुछ उपेक्षात्मक या उन्हें हिकारत से देखा जाता है, तो अगर उसकी बातें हम करते हैं तो स्वाभाविक है मेरे बच्चे भी उसी चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जब मैं इसकी काट करूँगा, मैं उन्हें समझाऊँगा, तो उनका माइंडसेट बदलेगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूँगा और आपको। मेरी माँ पुराने ख्याल की रही। जब वो मुगल सराय आई, उन्हें मुसलमानों से एक खास, हिंदुओं में वो भी सवर्ण हो तो मुसलमानों के प्रति वो, हमारे गांव में हालांकि माहौल जो कुछ था वो मतलब एक थाली में खाने वगैरह जैसा नहीं था, फिर भी प्रेम भाव बहुत था। आपको मैंने बताया बातचीत में कि हमारे छठ का प्रसाद वहाँ जाता था, वहाँ का ताजिया यहाँ आता था। ये बाहरी स्तर पर था, लेकिन अंदर में जो महिलाएं थी, जो और लोग थे, उनका जो दिमाग जिस तरह से अनुकूलित हुआ था, तो मुसलमानों के प्रति एक हिकारत जैसा था। मतलब वो अपनी हिंदू जाति में, चाहे वो मुसहर हो कोई हो, उनके प्रति उनका कोई वैसा नहीं था, उनसे अछूत वाला व्यवहार नहीं था, लेकिन मुसलमानों से बहुत ज़्यादा था। जब मैं मुगल सराय आया तो मेरे एक मुस्लिम मित्र की पत्नी आई और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। वो उनको माँ को भी कि नहीं अम्मा आइए मेरे घर। तब माँ एक बार चौंकी कि मुसलमान, चूँकि और उनके साथ वो तो हालांकि थोड़ा पढ़ी लिखी थी तो वो बुर्के में नहीं थी, लेकिन और जो साथ में थी वो बुर्के में थी। तो हम कहे कि नहीं, माँ को ले जाएंगे उनके यहाँ, और ले गए माँ को। धीरे धीरे खैर वो लोग बाद में शिफ्ट कर गए, यहाँ नहीं थे, लेकिन माँ के मरने के वर्ष तक मुगल सराय में रेलवे कॉलोनी में जो सबसे निकट की दोस्त उनकी थी वो एक मुस्लिम महिला थी। अच्छा, हाँ, तो धीरे धीरे तो जब हम उस चीज़ को बातचीत में जैसे तैसे, मतलब कि वो माँ हमारे यहाँ कई बार छठ वगैरह हुआ तो वो प्रसाद के लिए उनको जरूर बुलवाती थी, और वो आते भी थे, लोग खाते थे बैठकर। तो साहित्य, अच्छा साहित्य प्रेरित करके पढ़वाना चाहिए, मतलब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि इसको, मैं आज भी ये काम करता हूँ इस मामले में कि कुछ भी अच्छा मिलता है, भले एक ही कहानी उसमें है, तो मैं लोगों को देता हूँ पढ़ने के लिए, ताकि कुछ तो बने और हमारे बच्चे फिर वही व्यवहार अगर करने लगे। अगर बच्चे, खैर अब तो मान लीजिए तो आपके बच्चों से मैं मिला हूँ, बहुत विनम्र और बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, और इस तरह का कोई सेंटिमेंट उनके भीतर आप पाइएगा। और मुझे लगता है मुगल सराय का एक बहुत बड़ा असर जो है उनके भीतर रहा है।
मुगलसराय वास्तव में मैं एक क्रांतिकारी जगह इसलिए मानता हूँ कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है वो, जहाँ से कोई न गुजरा हो रेल की यात्रा करते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो तो और मुगलसराय एक ऐसा क्रांतिकारी इलाका है जहाँ देखिए नक्सलवाड़ी आंदोलन के कुछ क्रांतिकारी यहाँ मिलने वाले थे और शिव कुमार मिश्र पकड़ लिए गए और सारा कुछ जो है बिखर गया। तो उस रूप में मुगलसराय बहुत सी चीज़ों का साक्षी है। आज मुगलसराय नहीं है, वो दीनदयाल नगर हो गया है, लेकिन मुगलसराय का मैं मुगलसराय ही कहता हूँ। और जब जिस दिन विधानसभा में हुआ था, कुछ अखबार पत्रिका ये चैनल के लोग आए थे, मैंने कहा था कि ये बहुत गलत हुआ और मुगलसराय नाम कभी मिट नहीं सकता है। जब भी लोगों की जुबान पर आएगा मुगलसराय ही। अच्छा, एक चीज़ बताइए आखिर में कि आपका जो लेखकीय सपना है वो क्या है अभी जो बाकी है? अब कहानियाँ न लिखकर मैं एक उपन्यास ही लिखूंगा। आलस से छोड़ पाएंगे? हाँ, छोड़ूंगा। और उसके लिए रॉ मटेरियल मेरे पास एक्चुअली मतलब एक नहीं 2 उपन्यास लिखने की बात मैं सोच रहा हूँ। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और आप मुगलसराय इस मामले में इतना फर्टाइल रहा है, अगर मेरे पास हैं उसके बहुत सारे एपिसोड्स लिखे हुए हैं। मैंने रेल पर लिखा है, सिर्फ रेल के डिब्बे पर लिखा है, शहर पर नहीं लिखा है अभी। बहुत दिलचस्प होगा वो। क्या बात है, क्या बात है, लिखिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए और ये वादा पक्का माना जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी रामदेव सिंह जी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामदेव सिंह जी के गाँव में भाषा में गाँवीपन और शहर का जो एक परिवेश है वो आता है। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हो रही है, एक बातचीत कई कड़ियों में चलती रहेगी और जब इनका उपन्यास आएगा तो उस पर बहुत चर्चा होगी और एक दिन जल्दी ही हम आपके सामने इनका एक कहानी पाठ भी करेंगे अपने दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सिंह जी और नमस्ते।